हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र यादव। हम आज बेसिक गणित के चिन्हों के बारे में बात करेंगे। चिन्ह के बीच में क्या कॉम्बिनेशन होता है, एक दूसरे से क्या संबंध होता है, उनके बारे में बात करेंगे और इनका उपयोग कैसे करते हैं, इनका मान क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं कुछ चिन्ह जो हैं, जो बेसिक हम शुरुआती गणित पढ़ते हैं जब कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 में, तो इनके एक किस हिसाब से चलते हैं उसको देखना है। देखते आए किस तरीके से इनका उपयोग होता है। जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह जो हम नॉर्मल धन, ऋण, गुणा और भाग, इन चारों के बारे में बात करेंगे। चार ये होते हैं। पहला होता है धन। धन होता है पहला चिन्ह होता है धन, और दूसरा चिन्ह होता है ऋण, तीसरा चिन्ह होता है गुणे और चौथा चिन्ह होता है भाग। ये चार चिन्ह हो गए। अब इन चारों के बीच में आपस में कॉम्बिनेशन क्या है। धन जो है वो धनात्मक होता है, ऋण ऋणात्मक, गुणा भी एक तरीके से धनात्मक ही होता है, ये बढ़ता है, और ये भाग जो है ये ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है, ये डिवाइड करता है, मतलब बांटता है। जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो बट जाती है, तो उसका भागफल जो आता है, जो भागफल आता है वो ऋणात्मक, मतलब कम ही होगा ना। जैसे हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, पहले शुरुआत करते हैं धन और ऋण के बारे में। तो आइए देखते हैं धन और ऋण। धन और ऋण ये दो चिन्ह जो हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। धन गुणे ऋण बराबर होता है, धन गुणे धन बराबर होता है धन, और ऋण गुणे ऋण बराबर होता है धन। अब इस चीज़ को देखिए, ये चीज़ नॉर्मली आप देखिए कि धन गुणे धन बराबर धन और ऋण गुणे ऋण बराबर भी धन होता है। जब संख्याएं दोनों ऋणात्मक हैं, तो उनका जो भी होगा वो आपस में जुड़ जाएंगी। ऋणात्मक भले हैं संख्याएं, पर वो क्या करेंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। धनात्मक संख्याएं भी आपस में जुड़ जाएंगी। अगर दोनों संख्याएं धनात्मक हैं तो आपस में जुड़ जाएंगी, ये हमें मालूम ही है, नॉर्मल हम जोड़ते भी हैं। लेकिन अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, तो आपस में जुड़ जाएंगी। इनमें आपस में जुड़ना ही है, इन दोनों को आपस में जुड़ना है। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। पहले और कुछ इसके बारे में थोड़ी और गहराई से जानते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ऋण। अब देखिए, धन गुणे और ऋण बराबर होता है ऋण। अगर एक संख्या धनात्मक है और दूसरी ऋणात्मक है, पहली संख्या धनात्मक है और दूसरी संख्या ऋणात्मक है, तो संख्या क्या होगा, ऋणात्मक ही। ये अगर आपस में इनका गुणन होता है तो हमेशा संख्या क्या होगी, ऋणात्मक ही आएगी। क्या होगी, ऋणात्मक। ये अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या आपस में गुणा हो रहा है दोनों का, तो मान चाहे जो भी आए, अब संख्या मान लो कुछ भी है, तो संख्या मान जो भी होगा वो आएगा ऋणात्मक में। और फिर है ऋण गुणे धन बराबर ऋण के, ये भी ऋणात्मक है। अब ऋण और धन का फिर से अगर आपस में गुणा होता है, चाहे संख्या ऊपर नीचे चाहे जो भी, अगर गुणा हो रहा है तो भी ऋणात्मक ही आएगा। ठीक है, ऋणात्मक ही आएगा। इस चीज़ को हमें ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा ध्यान इसी चीज़ पे देना है कि हमारी संख्याएं जो हैं आपस में ऋणात्मक होंगी। हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में विस्तार से अब बातें करेंगे। उदाहरण के तौर पर जो संख्याएं उदाहरण के तौर पर हम दे रहे हैं आपको, इन चारों चिन्हों को पहले तो आपस में हम लिख देते हैं ताकि आपको सही से समझ में आए। तो धन गुणे धन बराबर होता है धन, और ऋण गुणे ऋण बराबर होता है धन। धन गुणे ऋण बराबर होता है ऋण, और ऋण गुणे धन बराबर होता है ऋण। ये चार हो गए हमारे। इसके ऊपर हम आगे की संख्याएं हैं जो जिनके बारे में हम उदाहरण देंगे। अभी उदाहरण देंगे तो आपको
ये चारों चीज़ आपस में समझ में आ जाएंगी कि इन चारों में कम्बिनेशन क्यों ऐसा है। पहला वाला हम लेंगे पहले के बारे में, धन गुणे धन बराबर धन क्यों होता है। तो कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, पहले तो कोई संख्या है, अगर हम ये देख चुके हैं आप, अब कोई भी संख्या है, आप इसको देख रहे हैं। अगर कोई संख्या हम लेते हैं, कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं तो क्यों लेते हैं। मान लीजिए संख्या है धन गुणे धन बराबर धन, पहला हमारा जो सूत्र है यही है कि धन गुणे धन बराबर धन का। तो संख्या मान लीजिए, संख्या पहले तो कोई संख्या अगर लिखी गई है, मान लो ये 8 है, क्या है 8 है, अगर इसके बाईं तरफ मतलब इसके दाहिनी तरफ कोई चिन्ह नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो संख्या हमेशा धनात्मक होती है। हम लिख सकते हैं +8 भी लिख सकते हैं, बट इसका कोई महत्व नहीं है। इसको सिर्फ क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सिर्फ 8 लिखे। अब हमें मान लीजिए 8 से किसी भी धनात्मक संख्या का ही गुणा करना है, किसी धनात्मक संख्या का गुणा कर रहे हैं, संख्या मान लीजिए 4 है। अब ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो धनात्मक संख्या में ही आएगा। धनात्मक संख्या आएगी, मान लो हमें नॉर्मल पता है कि 8 चौक 32 होता है, 8 गुणे 4 करेंगे तो 32 आएगा, लेकिन 32 क्या होगी, धनात्मक संख्या होगी। क्या होगी, धनात्मक। इसी सूत्र पर है। और दूसरा सूत्र देखते हैं। दूसरा सूत्र हमारा है कि ऋण गुणे ऋण बराबर धन के। ऋण गुणे ऋण बराबर धन के, ये संख्या है। इस संख्या को क्या करेंगे, अब इस सूत्र पर देखते हैं कि दोनों संख्याएं अगर माइनस है, मान लीजिए -5 गुणे -6, तो रिजल्ट हमारा धनात्मक आएगा। संख्याएं दोनों माइनस है, तो माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, तो 5 छक 30, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। उत्तर क्या आएगा, 30। उत्तर क्या आएगा, 30। देखो इसके पीछे माइनस नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि जो चिन्ह है आपस में इनका अगर गुणा हो रहा है तो ये क्या बदल जा रहे हैं ना, बदल गया। माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, तो संख्या भी बदल गई। -5 का गुणा अगर -6 में होता है तो उत्तर 30 आ रहा है। 30 आ रहा है, लेकिन वो धनात्मक में आ रहा है। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र हमारा था माइनस गुणे माइनस बराबर माइनस गुणे प्लस गुणे माइनस था बराबर माइनस के। अब इस सूत्र पर संख्या रख के देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रखते हैं, संख्या मान लीजिए 7 है, 7 गुणे -5। अब उत्तर हमारा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। गुणा तो हम कर लेंगे, 7 गुणे 5 करेंगे 35 हो जाएगा, 7 पचे 35 होता भी है, लेकिन जो हमारा उत्तर है वो ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक कैसे आएगा, 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 7 पचे 35, लेकिन जो चिन्ह का आपस में कम्बिनेशन है, जो चिन्ह हम बताते आए हैं, इसी के बारे में बता भी रहे हैं, तो चिन्ह क्या आया, माइनस आया, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा -35 मतलब 35, -35। अब यही हमारा सही उत्तर भी है। हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि 7 ज़्यादा है 5 कम है फिर भी माइनस, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें जो हमारा सूत्र है, जो हमें जिस तरीके, यही है गलत कहाँ हो जाता है जब हम जोड़ते घटाते हैं। इसी तरीके से हम कोई बड़ा सवाल हल करते हैं इन्हीं सूत्रों के आधार पर, तो प्लस माइनस के अंदर जो चेंजेस होते हैं, उसी चेंजेस में हम कहीं ना कहीं अपने सवाल को गलत कर जाते हैं, और गलत कर जाते हैं फिर हमारा जो आंसर आता है, जो उत्तर आता है, वो भी गलत ही आता है। फिर हम सोचते हैं कि हमारा सवाल तो सही था, हमने सही हल किया, लेकिन हमारा उत्तर ही गलत आया, या गलत क्यों आया। और हम एक छोटी सी गलती कर जाते हैं, यहीं कहीं प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, कम्बिनेशन करते समय गड़बड़ हो जाती है। तो देखते हैं, ये समझ में आया। हमारा अगला सूत्र था माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस। अब संख्या पहली ऋणात्मक है, पहली संख्या मान लीजिए 9 है, माइनस है, और दूसरी संख्या हमारी धनात्मक है, वो 6 है। तो
अब इनका गुणा करना है, सीधे सीधे गुणा कर दो, 9 में 6 का गुणा करेंगे तो 54 आएगा, 54 आएगा, लेकिन 54 धनात्मक नहीं आएगा, क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा। ये हमारा इन चारों सूत्रों का आपस में कॉम्बिनेशन था। लेकिन कुछ चीज़ें और हैं इनमें, जो चीज़ें कुछ चीज़ें और क्या हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे अब इन्हीं संख्याओं में जोड़ घटाना, अगर जोड़ घटाना देखते हैं, अभी तक हम गुणे देख रहे थे, संख्याओं के बीच में गुणा करने पर क्या चिन्हों का कॉम्बिनेशन किस तरीके से बदलता है। लेकिन अगर हम इन्हीं का जोड़ आपस में जोड़ और घटाना देखें तो किस तरीके का चिन्हों का कॉम्बिनेशन, संख्याओं का मान कितना मायने रखता है, संख्याओं का मान आपस में कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी, ये कितना मायने रखता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि संख्याओं का मान किस तरीके से आपस में चिन्हों को कितना ज़्यादा बदलता है। जैसे संख्या मान लीजिए 8 है, और तो ये नॉर्मल है कि 8 में 4 का जोड़ना है, नॉर्मल आपको पता है, जोड़ेंगे तो उत्तर 12 आएगा, ख़त्म हो गई, हाँ ख़त्म हो गई। लेकिन यही चीज़ यही थोड़ा सा चिन्हों में परिवर्तन हो जाए तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर क्या आएगा। अगर मान लीजिए ये संख्या 8 माइनस फिर -4 है, तो ये आपस में क्या होंगी, दोनों ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ेंगी, क्या होंगी, आपस में जुड़ेंगी, पर चिन्ह क्या रहेगा, माइनस, चिन्ह इस तरीके का रहेगा। अब ये इन चीज़ों को देख लीजिए, अगर हम इसी चीज़ को अगर चेंज करें और जो हमारा अगला टारगेट है उसके बारे में बात करें। अगला टारगेट ये है कि जैसे हम संख्या ले लिए 7 और -2, इसको घटा दिए, सबको पता है, नॉर्मल सी गणित है, बहुत छोटा सा, हम कक्षा 1-2 में पढ़ते हैं, वही सवाल है, इस छोटे छोटे बच्चों को पता है। पर चिन्हों का क्या है, चिन्ह क्या डिफरेंस, क्या अलग कुछ पैदा कर देते हैं, उसके बारे में अंतर क्या पैदा कर देते हैं चिन्ह। देखिए इसको हम 5 लिख देंगे, संख्या धनात्मक है, कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए -7 + 2 हो, तो अब हम इसको घटाएंगे, मान लीजिए, या इसको घटाएंगे तो 5 आएगा, या इसको फिर हम लिख सकते हैं कि 2 - 7, तो भी ये संख्या क्या होगी, -5 आएगी। चिन्ह बहुत, अब देखिए संख्या क्या प्रभाव डाल रहा है चिन्हों के ऊपर। संख्या देखिए ये बड़ी है, 7 बड़ा है 2 से, तो अब चिन्ह इसके ऊपर माइनस लगा है, इसलिए नीचे संख्या घट तो गई, पर माइनस, साथ में माइनस लगा हुआ है, समझ रहे हैं, माइनस, ऋण लगा हुआ है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और मायने इसलिए रखती है क्योंकि हम चिन्हों का आपस में संख्या के बीच क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है यही जान रहे हैं। तो इस तरीके का होता है कि अगर माइनस से संख्या, अगर घटाने की संख्या जो घटानी है संख्या वो ज़्यादा है, और धन जिस संख्या से घटाना है वो कम है, तो घट तो जाएगा, घट तो नॉर्मली जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, घट तो गया, पर चिन्ह माइनस का लगा रहेगा, वो संख्या ऋणात्मक ही रहेगी, धनात्मक संख्या नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। हम किसी भी छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या को घटाएंगे, जब किसी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो उसका मान हमेशा ऋणात्मक होगा, धनात्मक नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये इस तरीके का चिन्हों के बीच में कॉम्बिनेशन होता है। दो संख्याएं अगर आपस में लिखी हुई हैं, मान लीजिए कोई 2 संख्या लिखी है, जब एक संख्या कोई लिखी रहती है, पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक संख्या अगर लिखी है, एक संख्या लिखी है तो यहाँ जो है एक संख्या लिखी है, ये मान लीजिए कुछ भी नहीं लिखा है, संख्या सिर्फ लिखा, कोई चिन्ह नहीं दिखाया गया है, संख्या है 9, संख्या क्या है 9। अब 9 है संख्या, 9 धनात्मक है, क्यों, इसकी तरफ धन को कहीं लिखा नहीं जाता, वैसे दर्शाया नहीं जाता है, मान लिया जाता है कि ये संख्या धनात्मक है। अगर यही संख्या ऋणात्मक लिखनी हो तो हमें यहाँ ऋण लिखना होगा, तब मानेंगे ये संख्या आपस में ये ऋणात्मक संख्या है, ठीक है।
ये ध्यान रखना है। कोई संख्या मान लीजिए लिख दी गई है 7 लिखी है, और जब तक इस पर कोई चिन्ह नहीं दर्शा गया ये संख्या क्या मानी जाएगी, धनात्मक मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, धनात्मक मानी जाएगी। लेकिन यहीं अगर हम कोई चिन्ह दर्शा दें, चिन्ह दर्शा दिए ऋण का, तो ये संख्या क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। अब आते हैं गुणे की तरफ। गुणा का क्या कॉम्बिनेशन होता है संख्याओं के बीच में, गुणा क्या करता है, गुणा क्या मायने रखता है संख्याओं के बीच में, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गुणा। मान लीजिए कोई संख्या लिखा है 12, ये संख्या 12 लिखा गया है। इस संख्या में इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है ये देखना है। संख्या धनात्मक है, कोई चिन्ह नहीं है। संख्या 12 जो है वो क्या है, धनात्मक है। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है गुणे का। गुणे का कैसे कॉम्बिनेशन है ये देखते हैं पहले। इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल सा चिन्ह होगा जो होगा गुणे का। अब हम यही कक्षा 3 या 4 में इसको स्थानीय मान के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में पढ़ते हैं, स्थानीय मान के रूप में। जो हम बेसिक गणित है, जो हमारे यहाँ जैसे हम संख्याओं के हमें जानकारियाँ होती हैं, इन्हें स्थानीय मान के रूप में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, इनके बीच आपस में गुणा है। अगर देखें तो ये संख्या, इसको बोला जाता है इकाई। इसको क्या बोलते हैं, इकाई। इसको बोलते हैं इकाई और इसको बोलते हैं दहाई। अब देखिए यहाँ 1 का मान जो है 2 से बड़ा है, चिन्ह बीच में गुणे का है। इसको हम कक्षा 3 या 4 में नॉर्मली इसको स्थानीय मान के रूप में पढ़ते हैं। तो पढ़ते कैसे हैं, जब हम 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो एक रेखा नीचे लाते हैं ऐसे एरो बनाते हुए, उसको तो फिर 2 गुणे 1 बराबर 2 के, और दूसरी संख्या को फिर नीचे लाते हैं तो 1 गुणे 10, ये दहाई का मान है तो 10 का गुणा होगा। 1 में 10 का गुणा करेंगे तो उत्तर 10 आएगा। अगर हम दोनों को नॉर्मली जोड़ दें तो संख्या क्या प्राप्त हुई, 12। क्या प्राप्त हुई, 12। देख लीजिए यही नॉर्मल गणित है ये, कि संख्याओं के बीच में आपस में कॉम्बिनेशन क्या होता है। इन संख्याओं, कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हमने 76 ले लिया या 78 ले लिया। यहाँ हम भूल जाते हैं, अगर कोई हमसे पूछ लिया कि इस 76 में 7 बड़ा है या 6 बड़ा है, नॉर्मल एक कॉम्बिनेशन देखिए। अगर कोई पूछ लिया, हम सीधा कह देंगे 7 बड़ा है। वैसे भी 7 बड़ा है 6 से, बड़ा तो है ही। अब यहाँ तो चलो समझने वाले ने समझ लिया 7 बड़ा है, उसने पूछ दिया 7 का मान क्या है, ये हमें पता ही नहीं है। उसने अच्छा बताओ 78 में 7 बड़ा है कि 8 बड़ा है, हमने कह दिया 8 बड़ा है। ये सीधे सीधे गलत हो गया, गलत हो गया। वैसे तो 8 बड़ा है, लेकिन इस समय इसका मान 7 से बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है। अब इसी मान को हम निकालेंगे किसके रूप में, स्थानीय मान के रूप में। और दोनों संख्याओं के बीच कॉम्बिनेशन किस चीज़ का है, गुणे चिन्ह का, गुणे चिन्ह का कॉम्बिनेशन है। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, और जानना ये है कि इनके बीच कॉम्बिनेशन। अब 7 और 8 में अगर हम 8 को बड़ा कह रहे हैं तो बहुत गलत है, गलत ही पूरी तरीके से हम रोंग हो गए। यहीं हमारी समझ खत्म हो गई। तब समझ इसलिए ख़त्म हो गई कि हम इसमें 8 को बड़ा नहीं कह सकते, 7 बड़ा है, क्योंकि 7 का मान यहाँ अगर दहाई के रूप में देखेंगे तो 70 है, और 8 का मान इकाई है वो 8 है। और 70 और 8 में तो बहुत ज़्यादा अंतर है। अंतर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इन दोनों संख्याओं का आपस में कॉम्बिनेशन कुछ और है। कॉम्बिनेशन गुणे का है। गुणा किस तरीके से इन दोनों को आपस में जोड़ के रखा है, वो हम किस रूप में देखते हैं, स्थानीय मान के रूप में। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम भाग के बारे में कुछ बात करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे सम विषम संख्या के बारे में आज। तो देखते हैं। अब देखिए हम नॉर्मल भाग की संख्या जो होती है, भाग की संख्या, हम भाग किसी संख्या में भाग देते हैं। मान लीजिए अब भाग अपने यहाँ ऐसे दिया जाता है ज़्यादातर, इस तरीके का दिया जाता है कि 3 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार तो आया 6, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। देखिए
इसमें ऋणात्मक संख्याएं चलती रहती हैं, ऋणात्मक संख्याएं चलती रहेंगी। ये कट गया, भागफल कितना आया, 2 आया, 2 आया। तो इसका मान क्या हुआ, इस 2 का, ये 2 क्या दर्शा रहा है कि 6 मान लीजिए 6, कोई भी मान लीजिए कुछ चीज़ें थी जो 6 थी, जिन्हें हमें 3 लोगों में बांटना था। तो एक के हिस्से में क्या आया, 2 आया, नॉर्मल सा आया। हिस्सा मतलब डिवाइड कर दिया। ये जानने भाग का प्रयोग कहाँ होता है, भाग क्यों प्रयोग किया जाता है, मतलब किसी चीज़ को डिवाइड कर देना, किसी चीज़ को बराबर भागों में बांट देना, इसी को भाग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सम विषम संख्याएं। सम विषम संख्याएं, ये हम सम विषम संख्याओं के बारे में बात करेंगे। सम विषम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या वह संख्या जिसके अंत में, सम संख्या वह संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8। इसका एक नॉर्मल परिभाषा है, वह संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है, वह संख्या सम संख्या कहलाती। किसी भी संख्या को हम जान लेंगे, इतना अगर हमें नॉलेज हो गया तो हम इतना बता सकते हैं। कोई भी हमसे पूछ दे कि 166 सम है कि विषम है, हमसे पूछा गया 166 सम है कि विषम है, तो सीधे सीधे लास्ट की संख्या देखनी है। लास्ट की संख्या क्या है, 6 है भाई। ये संख्या क्या है, सम है। क्या है, सम है ना, यही है। अब सम की परिभाषा आप जान गए। इतनी चीज़ याद कर लीजिए, सम संख्या के बारे में आपको कभी भी जानना नहीं है, कभी भी सम संख्या के बारे में बताना है, बस नॉर्मल सी लास्ट संख्या देखिए, उसके लास्ट में 0, 2 या 4, 6, 8 आए, मतलब कोई भी इनमें से कोई एक संख्या आ रही, वो संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। विषम संख्या के बारे में बात करते हैं। विषम संख्या के बारे में बात करते हैं। विषम संख्या वह संख्या जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आए। तो 1, 3, 5, 7 और 9 ये संख्याएं, ये संख्या है। और नॉर्मल सी बात है, जिसके अंत में कोई बोल दिया 21 क्या है, 21 भाई 21 क्या है, 21 विषम है। क्यों, लास्ट में 1 आया है। हमारी परिभाषा तो यही कह रही है, जो हमें बताया परिभाषा है हमारी, वो क्या है, ये इन संख्याओं में से कोई आ गया। 99 क्या है, विषम है। लेकिन अगर कोई पूछ दे 94 सम है। अब इस कोई करोड़ों में भी पूछे या मान लीजिए लाखों में भी संख्या पूछे, हमें लास्ट की एक संख्या देखनी है। लास्ट की एक संख्या देखेंगे और उसे बता देंगे भाई ये संख्या विषम है कि सम है। इनके बीच में सम विषम में संख्याओं के बीच में भी कॉम्बिनेशन होता है। इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।